गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सुक्रोज जो कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड्स। उससे क्या प्रोडक्ट बना, सबसे पहले बनता है ग्लूकोज। ये जो 10 स्टेप्स होते हैं इसमें सबसे पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है मैंने। ये पागल और ये धाप, ये दो कंपाउंड बने थे जो कि आइसोमरेज से बने थे। उसके बाद नेक्स्ट बना था BPGA, फिर बना PGA, फिर बना उसके बाद 2PGA कंपाउंड। ये जो 3PGA ये है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर उसके बाद बना था ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद बना पेप, उसके बाद बना पायरुविक एसिड। ये पूरा का पूरा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिसने भी ये नहीं पढ़ा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पुराने वीडियोस देख सकते हैं पहले के। उसमें पूरा डिटेल में समझाया था। अब इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होगा, ये होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होगा, ये हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ये साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। अब इन बोथ फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़, एनर्जी इज़ नॉट रिलीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है फर्मेंटेशन में। और लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज्ड। ये सारा का सारा NCERT में कैसे लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ आएगा। ये होता कहाँ है, अकर इन मैनी प्रोकार्योट्स एंड सम यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। बहुत सारे प्रोकार्योट्स में होगा और कुछ यूनिसेलुलर्स में भी होता है, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स में। ये जो होता है ये प्रोसेस आर हजार्डस एंड एसिड और एल्कोहल प्रोड्यूस। इससे क्या एसिड और एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, तो ये एक हजार्डस प्रोसेस है। अब ये हम पूरा NCERT में देखते हैं। In fermentation, yeast the incomplete oxidation of glucose under anaerobic condition। मतलब क्या है कि ये फर्मेंटेशन कब होगा, ये कह रहे हैं जैसे फर्मेंटेशन ईस्ट हो गया, इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या बनेगा, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। जो पायरुविक एसिड है वो CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज कैटलाइज दिस रिएक्शन। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। इसमें मेनली होता क्या है कि इस एंजाइम में पायरुविक एसिड, द एंजाइम पायरुविक एसिड जो होता है उसका डीकार्बोक्सिलेज होता है और एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज कैटलाइज दिस रिएक्शन। मतलब ये इनको आगे बढ़ाते हैं रिएक्शन को। इनमें क्या होगा, जो कुछ बैक्टीरिया वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं पायरुविक एसिड से। इन एनिमल सेल्स like muscle during the exercise when oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactase dehydrogenase। इसका क्या मतलब है, जैसे एनिमल्स में, इन्होंने मेनली एनिमल्स का है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो देखा है कई बार हमारे हाथ में उस टाइम पेन नहीं हो रहा होता, जब एक्सरसाइज करते हैं उसके थोड़ी देर बाद जाके पेन होता है। उसमें उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो सफिशेंट, वो जो मतलब ऑक्सीजन की हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनएडुकेट ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे जो है वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे हाथ में, पैर में या इन मसल्स में पेन होने लगता है एक्सरसाइज के थोड़ी देर के बाद। वो लैक्टिक एसिड वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। द रिड्यूसिंग एजेंट NADH2 विच इज़ रीऑक्सीडाइज टू NAD इन बोथ प्रोसेसेस। इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा ना, जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूरा पाथवे देखोगे उसमें समझ आएगा। उसमें क्या होता है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना NADH2, ये रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ इन बोथ प्रोसेसेस। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। कितनी होती है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं होती तो लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। ये NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, लेस देन 7%
of the energy is released, not all of it's trapped as a energy bond of ATP. Also process are hazardous. ये हमने देखा कि जो प्रोसेस है वो हजार्डस है. इसमें क्या बनता है, या तो एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा. देखो ये वाला जो पाथवे दे रखा है ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है. इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज से ये पायरुविक एसिड कैसे बनता है. वो जो 10 स्टेप्स थे उसमें हम पूरा वो देख चुके हैं. इन्होंने वही सारी चीज़ें लिखी हैं. ये इन्होंने बीच के स्टेप्स मिस कर दिए क्योंकि पूरा डिटेल में एनसीईआरटी ने पीछे लिखा हुआ है. तो इसलिए यहाँ पर ये डबल डबल एरोज बने हुए हैं. क्या है, इन्होंने बताया कि जब NAD से NADH2 बनता है तो ये कब बनता था. ये बनता था जब हमारा कंपाउंड बन रहा था, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, मतलब ये जो पागल का कंपाउंड बना था, पागल और धाप ये 2 बने थे ना 5th वाले स्टेप पे. तो जब ये वहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं तो NAD से NADH2 बनता है. उसके बाद इन्होंने बताया है, ये हमने पूरा देखा कि ये पायरुविक एसिड, ये पेप कंपाउंड बना, पेप के बाद पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड तक कैसे बनता है ये पूरा हम देख चुके हैं. अब पायरुविक एसिड के बाद क्या होगा. पायरुविक एसिड के बाद हमें बीच के स्टेप्स नहीं पढ़ने. पायरुविक एसिड के बाद या तो बनेगा इथेनॉल प्लस CO2. तब क्या होगा कि NADH2 से NAD प्लस बनेगा, जैसा कि इन्होंने लिखा भी है कि NADH2 इज रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन बोथ प्रोसेसेस. ये हमेशा होगा. और क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा. ये जो यहाँ से ये लैक्टिक एसिड बन रहा है इसमें भी NADH2 से NAD प्लस बन रहा है. ये क्या हो रहा है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट था NADH2 ये रीऑक्सीडाइज्ड हो रहा है NAD प्लस में, दोनों प्रोसेसेस में. ये हो गया हमारा ये वाला पूरा कंप्लीट. अब इसके बाद NCERT की एक इम्पॉर्टेंट लाइन और है, वो है ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीच अबव 13%. जो अगर कंसंट्रेशन की ये 13% अबव पहुंच जाएगी तो क्या होगा कि ये जो ईस्ट है इसमें इतना पॉइजन आ जाएगा कि ये खुद को खराब कर लेगा, मतलब खुद खराब हो जाएगा. ईस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा उस टाइम. क्या होगा, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ. अगर कंसंट्रेशन जो है वो अगर 13% के ऊपर पहुंच गया, 13% तक भी पहुंच गया, तो उसके बाद जो है ये ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ. और उसके बाद है एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन इट्स कंसंट्रेशन और ऑप्टेन. ये क्या मतलब है कि जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारी जो एल्कोहल्स होती है ना उनमें कंसंट्रेशन ये इन्होंने दे रखा है कि 13% के ऊपर होगा तो ईस्ट काम नहीं करेगा, मतलब ईस्ट बनेगा नहीं. ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ है, ईस्ट खराब हो जाएगा, बनेगा नहीं, मर जाएगा. तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बहुत सारे एल्कोहल होते हैं उनका 13% अबव होता है. वो होता है बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से उनको बनाया जाता है. अब लिखा है इन यूकारियोट्स दीज स्टेप्स टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये सारे के सारे स्टेप्स कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में. दिस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and release CO2 and water and large amount of energy present in the substrate. This type of respiration is most common in higher organisms. ये सभी हायर ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है. इनमें क्या होता है कि जैसे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या प्रोसेस है, वो एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और CO2 और वाटर रिलीज करेंगे. और इनमें बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट. और ये सारा का सारा जो ये इस टाइप का जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कॉमन होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में. और ये होगा कहाँ पे, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. इन यूकारियोट्स स्टेप्स टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन है तो डेफिनेटली उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी. उसके बाद आते हैं aerobic respiration to take place within the mitochondria. The final product of glycolysis, pyruvate, is transported from the cytoplasm into the mitochondria. इसमें क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है उसमें क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो होता है पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. वो ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में. उसके बाद क्या आता है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन. इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप ऑफ रिमूवल ऑल हाइड्रोजन एटम्स एंड लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2.
सबसे पहला क्या होता है इसमें कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का, और इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम एंड लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एक होगा। और दूसरा क्या होगा, द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 with the simultaneous synthesis of ATP. The passing on the electrons remove as the hydrogen atoms remove होते जाते हैं to molecular O2 और simultaneous synthesis of ATP होता जाता है। फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट जो है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड सेकेंड प्रोसेस इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेकेंड है वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद ये पूरा का पूरा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट में। 2 पायरुवेट में जब होता है तो इसमें क्या होता है कि तो इससे हमें 2 ATP और 2 NADH2 मिलते हैं और 2 पायरुवेट बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 2 पायरुवेट से बनते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम। और वो जो है वो आगे क्रेब्स साइकिल में फॉलो करते हैं, वो आगे क्रेब्स साइकिल को फॉलो करते हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि ग्लूकोज से पायरुवेट जब बनता है तो ATP और 2 NADH2 मिलते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई थी, पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस, जो पहला प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो दूसरा होता है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक catabolism of carbohydrate, the cytosol after it enter the mitochondrial matrix undergo oxidative carboxylase by the complex set of the reactions। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद जो पायरुवेट एसिड था वो ये जो पायरुवेट बन गया, 2 पायरुवेट कंपाउंड जो बना है 3 कार्बन कंपाउंड, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, फॉर्म्ड ये कहाँ पे बनेगा, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट, बाद में ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। उसके बाद में 2 पायरुवेट से क्या बन रहा है, 2 पायरुवेट से बन रहा है एक तो इसमें क्या होगा कि 2 CA2 निकलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, NAD से यहीं पे NADH2 बनेगा। NADH2 जब बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे जो कि बाद में क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, पायरुवेट विच इज ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट cytosol after enter mitochondrial matrix undergo oxidative decarboxylation by the complex set of reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase. The reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase required participation of several enzymes including NADH and coenzymes A। अब इन्होंने ये पूरा का पूरा ना 2 रिएक्शंस को मिला के लिख दिया। कौन सी, एक वो जो ग्लूकोज की जो 10 स्टेप्स की पढ़ी थी उसमें से जो प्रोडक्ट चाहिए थे वो, और ये जो लिंक रिएक्शन, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने, 2 पायरुवेट कहाँ बने, फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस था जो साइटोसोल में बना, साइटोप्लाज्म, और बाद में ट्रांसपोर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और फिर 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल एंजाइम बने और बाद में वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे। ये वाली 2 चीज़ों को मिला के लिखी हुई है इन्होंने, लेकिन ये पूरी की पूरी NCERT में ऐसे लिखी है तो ये याद ऐसी ही करनी पड़ेगी। पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम प्लस NAD प्लस गिव्स, ये क्या है, इसको पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में ये क्या कंपाउंड देगा, यहाँ से देखो, एक तो बनेगा ये एसिटाइल कोएंजाइम, एक बनेगा CO2, एक बनेगा NAD से क्या बन रहा था, NADH2। बस यहाँ इन्हीं से देख लो इसमें क्या हो रहा है, ये इससे क्या आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम, NAD प्लस से क्या बनेगा, NADH2, और एक हम पढ़ ही रहे हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो वहाँ से बनेगा CO2। अब इसके बाद है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड from the metabolism of 2 molecule of pyruvic acid produced from 1 glucose molecule during glycolysis. The acetyl coenzymes then enter the cyclic pathway। उसके बाद ये क्या करेगा, पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। क्रेब्स साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको TCA भी कहते हैं। ये सारा
ये सारा का सारा इसमें क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। क्रेब्स साइकिल का ये जो नाम था ये दिया था हेंस क्रेब में नहीं। इसके बाद है हमें जो पढ़नी है वो है क्रेब्स साइकिल। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो वो दोबारा पूछ सकते हो। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें O2 की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो CO2, H2 और लार्ज अमाउंट में एनर्जी। और ये कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस, वो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म में। और ये जो लिंक रिएक्शन था, मतलब जो 2 पायरुवेट से नेक्स्ट 2 एसिटाइल कोएंजाइम बन रहे थे, ये बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। अब इसमें और क्या है, ऑक्सीडेशन, हाँ एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ETC, वो कहाँ होगी, ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो ये पढ़ा, उसके अलावा और क्या पढ़ा, ये सारा का सारा ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। क्या था, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD प्लस गिव्स एसिटिल कोएंजाइम एंड उसके बाद CO2 NADH2। अब इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड। एक तो 2 मॉलिक्यूल बने हैं NADH के। मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, और ये 2 NADH बने कहाँ से हैं, फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 पायरुविक एसिड्स। अब इसके बाद क्या है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम A है ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। अब हमें क्रेब्स साइकिल पढ़नी है। अब ये TCA साइकिल जो है ये स्टार्ट होती है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको OA भी कहते हैं, एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। देखो ये बनी हुई है NCERT में। NCERT में ना बीच बीच के स्टेप्स नहीं लिखे हुए हैं, वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी एसिटाइल कोएंजाइम जब बनता है तो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद सबसे पहले बनेगा सिट्रिक एसिड। ये बन गया। यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड बनने के बाद आइसोसिट्रेट कंपाउंड बनता है इनके बीच में। यहाँ बनता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट जब बनता है, एक तो क्या होगा, यहाँ से CO2 रिलीज होगी, दूसरा क्या होगा, NAD से NADH2 बनेगा। ठीक है, NAD से NADH2 बनेगा। यहाँ बीच का जो कंपाउंड बनता है, ये NAD से NADH2 बनने से पहले यहाँ CO2 और इसके बीच में ये जो स्पेस दे रखा है, यहाँ पर जो बनता है वो बनता है आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद बनता है, उसके बाद नेक्स्ट फिर होता है NAD से NADH2। उसके बाद बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जिसको अल्फा KGA भी कह सकते हैं। अल्फा KGA बन गया। यहाँ पे ये होता है 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन कंपाउंड ये बन जाते हैं। उसके बाद CO2 रिलीज यहाँ से भी रिलीज होगी। यहाँ क्या होगा, NAD से NADH2 बनेगा। और इसमें एंजाइम कौन सा लगता है, इसमें जो एंजाइम लगता है वो लगता है अल्फा KGA डिहाइड्रोजनेस। बहुत ईजी है याद रखना। यहाँ पे पहले ये अल्फा KGA बन चुका है। अल्फा KGA के बाद जब सक्सिनाइलिक एसिड या सक्सिनिक एसिड जब बनेगा तो क्या होगा, सक्सिनिक एसिड जब बनता है तो उसमें एंजाइम कौन सा लगेगा इनके बीच में, वो लगेगा अल्फा KGA डिहाइड्रोजनेस। अल्फा KGA तो ये बना ही है, इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा अल्फा KGA डिहाइड्रोजनेस। ये बन गया। उसके बाद एक एंजाइम ये होता है 4 कार्बन का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बनता है, यहाँ के जो इन्होंने स्टेप नहीं लिखे हैं, यहाँ पे बनता है सक्सीनेट। सक्सीनेट बनता है। सक्सीनेट में यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ये बना है सक्सीनेट, ये जो यहाँ पर बनता है ये GTP से GTP बनाएगा, GDP से GTP बनाएगा। उसके बाद ये सक्सीनेट जो है ये कहाँ पे बनेगा, ये सक्सीनेट कहाँ बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि फ्यूमेरेट कहाँ बनता है। फ्यूमेरेट कब बनेगा, सक्सीनेट के बाद, जस्ट बाद यहाँ पे बनता है, यहाँ बनेगा सक्सीनेट, यहाँ बनेगा फ्यूमेरेट। जब फ्यूमेरेट बनेगा तो FAD, ये क्या है, FAD से FADH2 बनेगा। इसको, और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो कौन सा लगेगा, सक्सीनेट से बन रहा है, सक्सीनेट से बन रहा है तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस। और यहाँ ये होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है
कि ये जो फ्यूमेरेट बनता है ये कहाँ बनेगा और इसमें कौन सा एंजाइम लगता है। एंजाइम जो लगेगा वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ पे बनता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ तक हमने देख लिया। सक्सिनिक एसिड बन गया। सक्सिनिक एसिड बनने के बाद यहाँ बना था सक्सिनेट। सक्सिनेट के बाद बना यहाँ पे फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट के बाद ये फिर बन गया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बनने के बाद फिर बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OA, और उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया साइकिल कंप्लीट। अगर ये नहीं समझ आया आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अभी ये पढ़ो तो अब ये ज़्यादा समझ आएगा। क्या है, TCA साइकिल जब स्टार्ट होती है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप OA एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। क्या बन रहा था, सबसे पहले सिट्रिक एसिड ही बन रहा था। सिट्रिक एसिड बनने के बाद सिट्रिक एसिड के लिए एंजाइम क्या चाहिए, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम चाहिए, एंड मॉलिक्यूल COA इज रिलीज्ड, एंड देन citrate is then isomerized to isocitrate। सिट्रेट के बाद हमने देखा था कि आइसोसिट्रेट कंपाउंड बन रहा था, जो कि वो भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। एंड फॉलो 2 सक्सेनिक स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स मतलब दोनों में CO2 रिलीज हो रही है, एंड लीड द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसको हम KGA कह रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम्स, ये लास्ट का ये बन रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम। और फिर बन रहा है उसके बाद देन रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड, सक्सिनाइलिक कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज टू OA अलाउइंग द स्टेप टू कंटिन्यू। ये इन्होंने कहा है कि सीधे बताया कि OA बनेगा इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जो यहाँ पे बताया गया। जब सक्सिनिक एसिड बनेगा, सक्सिनेट के बाद क्या बन रहा था, सक्सिनेट के बाद उसके बाद बन रहा था सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद बन रहा था फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट के बाद बन रहा था मैलिक एसिड, मैलिक एसिड के बाद बन रहा था OA। फिर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइलिक कोएंजाइम्स A टू सक्सिनिक एसिड GTP इज सिंथेसाइज। क्या हो रहा था कि GTP का फॉर्मेशन हो रहा था। GTP, हाँ मैंने बताया ना, GDP से GTP का फॉर्मेशन हो रहा था। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसी स्टेप को जहाँ पे ये बनता है GDP से GTP बनता है, इसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फिर क्या है, GTP इज कन्वर्टेड टू GDP। GTP जो है वो GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, और GTP जो है ये GDP जो है GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। ये जब बनता है ना, ये जब GDP से GTP बनता है तो GTP जो है वो ADP बनाता है। ADP बनने के बाद क्या होता है, ADP से ATP में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे बनता है ATP। 3 point in the cycle where NAD is reduced to NADH2, the 1 point of FAD is reduced to FADH2। क्या है, इसमें 3 ऐसी जगहें आई जहाँ पर क्या था, NAD से NADH2 बन रहा था। ये बन रहा NAD से NADH2, ये यहाँ पे क्या था कंपाउंड आइसोसिट्रेट से यहाँ पे बन रहा था जब ये अल्फा KGA बनने से पहले NAD से NADH2। ये एक यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था NAD से NADH2, और एक यहाँ बन रहा था, ये क्या था, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के बाद जब हम OA बना रहे थे तब बन रहा था NAD से NADH2। 3 पॉइंट इन्होंने लिखे, 3 पॉइंट्स ऐसे आए, और उसके बाद 1 पॉइंट FAD से जब FADH2 बना, ये यहाँ पे बनता है FAD से FADH2। ये कब बनता है, यहाँ पे क्या बन रहा था, सक्सिनेट, यहाँ बन रहा था सक्सिनेट के बाद फ्यूमेरेट। इन दोनों के बीच में जो बनता है ये बनता है FAD से FADH2। द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम वाया TCA। अब ये ऐसे कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम होता रहता है TCA साइकिल के थ्रू। रिक्वायर्ड द कंटिन्यू replenishment of oxalo acid, the first member of the cycle. It also regeneration of NAD, FAD from NADH and FADH respectively। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट। अब इसके बाद इन्होंने ये जो स्टेप लिखे हैं ये सेम फिर वैसे ही लिखे हैं कि जो जो कंपाउंड जैसे दो को वो पूरा का पूरा जो सिर्फ कंपाउंड एक लिखे हैं जिससे जो चीज़ बन रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे फिर से वही कि 4 NAD से क्या बनेगा, 4 NADH2, 4 NAD से बना 4 NADH, FAD से बना FADH2, ठीक है। उसके बाद क्या बना, उसके बाद ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है ये मिला के बनाते हैं ATP, ये बन गया ATP फॉर्मेशन। और उसके अलावा और क्या हो रहा है, उसके अलावा ये जो पायरुविक एसिड है यहाँ पे ये क्या बनाएगा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पे बनेंगे 3CO2, ये हमने देख लिया। फिर 4 NAD से बनेगा 4 NADH, उसके बाद बनेगा FAD से FADH2, उसके बाद बनेगा 2H2O से बनेगा 4 हाइड्रोजन कंपाउंड, और इससे पूरे से बनेगा हाइड्रोजन आयंस, और इससे पूरे से बनेगा ATP। ये बन गया, ये पूरा का पूरा ये याद करना, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लूकोज हैज़ बीन ब्रोकन ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 एंड 8 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 2 of FADH and synthesized beside 2 molecule of ATP in TCA cycle। इन्होंने बताया कि हमें ओवरऑल मिला क्या क्या। एक तो हमें क्या मिला, एक मिला कि जब ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो CO2 रिलीज हुआ, 8 मॉलिक्यूल बन गए NADH के, NADH2 के, 2 मॉलिक्यूल बन गए FADH2 के, और ATP का फॉर्मेशन हुआ TCA साइकिल में, ठीक है। अब ये लास्ट में इन्होंने क्या लाइन लिखी है, ये लिखा है Neither O2 has come to the picture, not promised the ATP has been yet synthesized। इसका मतलब है कि जैसे अभी तक हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है, और ATP फॉर्मेशन होगा और 38 ATP बनेंगे, मतलब 38 पहले मानते थे, अभी तो 34 मानते हैं। 38 ATP बनेंगे, तो 38 ATP अगर बनेंगे तो ना तो अभी तक 38 ATP बने, ना ही ऑक्सीजन कहीं पे आया रोल में। तो ये सब कब आएंगे, ये सब बिल्कुल लास्ट में जाके आएंगे। ये सब लास्ट में जब हम पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे ना, तो ये लास्ट में जाकर आएंगे। तो उसमें ऑक्सीजन बनेगा, उसके बाद में वो सारा का सारे ATP बनाएगा। ओवरऑल एक क्रेब साइकिल से 3 NADH से क्या NADH2 से क्या मिल रहा था, 3 ATP मिल रहा था, मतलब 1 से 3 मिलते हैं, 1 से 3 मिलते हैं, तो 3 NADH2 से कितने मिलेंगे टोटल, 9। 1 से 3 मिलते हैं तो 3 से 9 मिलेंगे ना। 3 NADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 3 ATP मिले, वो 9 ATP मिलेंगे, 1 से 3 मिल रहे हैं। 1 FADH2 से, एक FADH2 जो होता है ना वो 2 ATP देता है। अगर 1 से 2 मिल रहे हैं तो एक ATP से वो ATP टोटल कितने मिले, 2। टोटल कितने हो गए, टोटल ATP जो मिलता है वो हमें एक क्रेब साइकिल से 12 ATP मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि टोटल ATP जो मिलते हैं एक क्रेब साइकिल से वो मिलते हैं 12। टोटल हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 34 ATP। 34 ATP चाहिए, तो ना तो अभी तक इतने सारे ATP बन पाए, सिर्फ 12 बने हैं, ना ऑक्सीजन का कहीं रोल आया है। ये इन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है। अब ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का रोल कैसे आएगा और ATP फॉर्मेशन और कैसे होगा। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। इसमें सारी इंपॉर्टेंट लाइंस कवर थी, PYQ में भी जो जो पूछा गया था वो मैंने बीच में बताया है। अगर कोई भी और डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी हो वो भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।